पाकिस्तान ने फिर दिया धोखा। पाक उच्चायुक्त ने कहा भारत पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता है निलंबित। एनआईए के पाक जाने पर भी गोलमाल, जवाब फिर अलापा कश्मीर रात। तंजील अहमद मामले में नया मोड़, गिरफ्तार 2 संदिग्धों में एक रिश्तेदार। प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की आशंका, हमलावरों की पल्सर बाइक जब्त। बहू की मौत के मामले में बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप को 14 दिन की जेल। पत्नी और बेटे को भी न्यायिक हिरासत। ससुराल वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। सुप्रीम कोर्ट से विजय माल्या को बड़ा झटका। कोर्ट ने 21 अप्रैल तक संपत्ति का ब्यौरा मांगा। 4000 करोड़ के ऑफर को बैंकों ने ठुकराया। और वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल के पहले मैच को बॉम्बे हाईकोर्ट की हरी झंडी। जल संकट की वजह से मैच पर था सस्पेंस। 12 अप्रैल को अगली सुनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हां, पाकिस्तान ने फिर पलटी मारी है और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एनआईए टीम के पाकिस्तान दौरे से इनकार कर दिया है और भारत के साथ शांति प्रक्रिया स्थगित चल रही है, ऐसा अब्दुल बासित ने कहा है, जो कि पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैं। और यह मामला भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग का नहीं था। जेआईटी का पठानकोट दौरा, पारस्परिकता के बारे में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है, पठानकोट जांच में भारत ने जेआईटी को सहयोग नहीं किया। और मसूद अजहर को लेकर चीन के रुख का भी पाकिस्तान ने समर्थन किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर पलटी मारी है अपने बयान से और कहा है कि मसूद अजहर को लेकर चीन के रुख का समर्थन भी किया है और कहा है कि एनआईए टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती। और पठानकोट हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार दूरियां आती जा रही हैं। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत के साथ शांति प्रक्रिया स्थगित हो चुकी है। बासित का यह बयान पठानकोट हमलों की जांच के लिए पाकिस्तान के जांच दल के भारत दौरे को लेकर हुए विवाद के बीच आया है। भारतीय जांच एजेंसी एनआईए के पठानकोट हमलों की जांच को लेकर पाकिस्तान का दौरा करने के सवाल पर बासित ने कहा कि पाकिस्तानी जांच दल का पठानकोट दौरा पारस्परिकता के बारे में नहीं था। उन्होंने यह भी कहा, आरोप लगाया है कि पठानकोट जांच के लिए आई उनकी टीम ने कहा है कि भारत ने उनके साथ सहयोग नहीं किया। यही नहीं, मसूद अजहर को लेकर उन्होंने चीन के रुख का भी समर्थन किया है। और अब्दुल बासित का यह बयान कई मायनों में हैरान करने वाला है। No, I would not like to anticipate. But there is, he is being interrogated, investigated. So we will see what happens. I would not like to jump, to the conclusion on this. So let us wait, and you will come to see yourself as to what is going to. The operation in the Punjab province, especially in the south, is now underway, and. और पाकिस्तान ने एक बार फिर मना कर दिया है कि जेआईटी टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती और यह भी कहा है कि भारतीय टीम यानी कि एजेंसी एनआईए ने पाकिस्तान की टीम को कोई सहयोग नहीं किया। और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में कांग्रेस नेता राजेश गर्ग और बीजेपी नेता मदन रोखड़ और महेंद्र गोयल आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मदन जी, सवाल उठ रहे हैं कि जो उम्मीद की जा रही थी पाकिस्तान से वही हुआ है और पाकिस्तान ने नकार दिया है इस बात को जो भारत उम्मीद कर रहा था कि एनआईए की टीम पाकिस्तान जाकर के जांच करेगी। और पाकिस्तान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई टीम एनआईए की पाकिस्तान नहीं आ सकती। वीरेंद्र जी, इसके पीछे की मैं पृष्ठभूमि जरूर बताऊंगा, मैं आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। पाकिस्तान में की जो समस्या बनी हुई है उसके पीछे कारण क्या है। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह जी ने विलय पत्र दिया भारत को, जो भारत में विलय होना चाहता है। उसके बाद
1 जनवरी 1948 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एलिजाबेथ जी ने स्टैंप लगा दी, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जी। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि इसमें हम जनमत संग्रह कराएंगे। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ, उसमें पीओके पे उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद इन्होंने डिमांड की कि इसमें कश्मीर का आवाम जो है पिसरा है, इसमें जनमत संग्रह होना चाहिए जी। इन्होंने यूएनओ को ये बात रखी, यूएनओ ने कंडीशन रखी इनके लिए कि भारत और पाकिस्तान अपने जहां भी कब्जे किए हुए वहां से अपनी मिलिट्री हटा लें, वहां से अपनी जितने भी कब्जे हैं वो सब खाली कर दें। उस बात से यूएनओ को पलट गया कि मैं वहां से अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं हूँ। उसके बाद 1954 में ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये दौरा जो यूएनओ ने भी फैसला दिया, ऐसे ये बात में पूरी करूंगा जी। 1954 में यूएनओ ने भी फैसला दिया भारत कश्मीर का अभिन्न अंग है, लेकिन जो हमारी धारा 370 है उसकी वजह से जिसे बोलते हैं परिभाषित नागरिकता की परिभाषा से हमारे को बड़ा नुकसान हुआ कश्मीर के अंदर। 370 धारा कौन जिम्मेदार है उसके अंदर शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी ने बिना बहस के उसको पारित किया गया। उसमें कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं था, शास्त्री ये तो बात अम्बेडकर जी हो। सवाल अभी मदद ये है कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विरोध कर रही थी जेआईटी टीम का आने का जी, भारत सरकार ने उसे बुलाया, उन्हें जगह दिखाई, उन्हें सबूत भी पेश किए गए और वही सबूत शायद भारत सरकार पहले भी पाकिस्तान को दे चुकी थी, तो उसकी जरूरत नहीं। चलिए मैं आपके पास आता हूं जवाब लेने के लिए। महेंद्र गोयल जी क्या कहेंगे? इसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री का अहंकार झलकता है, उनका घमंड झलकता है। वो एक ही बात समझते हैं कि जो मैं सोचता हूँ सिर्फ वही सही है, बाकी की दुनिया के लिए आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा आऊंगा मैं। शफकत सईद एक्स कर्नल हैं पाकिस्तानी आर्मी के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सईद साहब, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से देखते हैं, भारत ने तो जेआईटी का स्वागत किया था पाकिस्तान से जो आई थी, और अब पाकिस्तान की तरफ से यह बयान आया है कि एनआईए की टीम का नहीं आएगी। देखें, मुझे जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई इस तरह का काम तातुल का शिकार होता है या नहीं हो पाता तो मुझे उसका अफसोस होता है। और जो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अदम एतमाद मौजूद है, ये 70 साल पुराना है। ये मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब 1-2 साल में नहीं खत्म कर सकते जी। और अगर ये छोटी छोटी जो हम प्रोग्रेस करते हैं और अगर वो इसी तरह खराब होती रही तो इसके ऊपर हमारा रिएक्शन डैमेज रिपेयर का होना चाहिए, डैमेज इंक्रीज का नहीं होना चाहिए जी। तो मेरे ख्याल में इस खत्ते के लोगों का ये हक है कि ये भी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की तरह तरक्की करें, क्योंकि इन लोगों में बहुत ज्यादा सलाहियत मौजूद है। बिल्कुल, क्यों ये सिर्फ इस दुश्मनी की वजह से दोनों ममालिक तरक्की से रह गए हैं और दुनिया के मजाक के काबिल हैं। सही साहब, इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं इसके लिए जी? किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? ये जो लगातार संबंध खराब होते जा रहे हैं, अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। हिंदुस्तान जिम्मेदार है। दोनों ममालिक दुश्मन ममालिक हैं, इन्होंने दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील करना है। ये दोस्ती पे तब तब्दीली आ सकती है जब बराबरी के ऊपर हो, बुनियाद के ऊपर हो। अगर हिंदुस्तान बढ़ाई की बुनियाद पे करेगा तो कभी दोस्ती नहीं आएगी, और अगर पाकिस्तान बढ़ाई की बुनियाद पे करना चाहेगा, जो नहीं कर सकता, कभी दोस्ती नहीं आएगी जी। दोस्ती दोनों ममालिक के दरमियान में सिर्फ बराबरी की बुनियाद पर आएगी। शफकत साहब, एक चीज और सवाल बार बार उठते हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार होती है उसे सेना चलाती है और भारत की सरकार सेना को चलाती है अपने। यहाँ बहुत बड़ा अंतर है, तो इस वजह से भी तो हो सकता है कि ये जो संबंध सुधारने की बात है वो नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, ये दुश्मनी की बातें हैं। आप इसी तरीके से पाकिस्तान को देखते रहेंगे, पाकिस्तान इसी तरीके से आपको देखता रहेगा। हम लोग कहते रहेंगे कि हिंदुस्तान में हमेशा शिद्दत पसंद हुकूमत रही है, आप बोलेंगे हिंदुस्तान में हमेशा फौज की धौंस रही है। बस यही बहाना बना के एक दूसरे के ऊपर हम एतमाद नहीं करेंगे। वो मैं यही बात कर रहा हूं। शफकत साहब, जेआईटी आई थी, जांच की उसने, अब एनआईए की टीम को पाकिस्तान जांच करने के लिए आने में क्या बुराई है? वो भी तो पूछताछ ही करना चाहती है। मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, मैं एक तज्जिया निगार हूँ। बिल्कुल, मैं उसकी बुनियाद पे आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, अभी अगर मिसाल के तौर पे आपसे पाकिस्तान ने ऑफर की कि जीआईटी आए, आपने कहा आ जाए। अभी आपने ऑफर किया कि एनआईए आना चाहती है, पाकिस्तान कहते हैं जरूरत नहीं है। तो ये तो हक मेजबान मुल्क का है ना कि वो आपको लुक आफ्टर कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें बुरा मनाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर बुरा मनाएंगे भी तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है उसका मुदावा करे। इस बात के लिए
पाकिस्तान की तरफ से संबंधों को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है सबका सब? कभी नहीं चाहा। यही चीज मैं आपसे भी पूछूंगा जी। दोनों तरफ से कोशिश नहीं की जाती। भारत ने तो आप JIT को आने दिया, मना नहीं किया, और अब जबकि सारे सबूत पहले ही भारत सरकार सौंप चुकी थी पाकिस्तान को, तब भी मना नहीं किया। आइए, स्वागत है आपका, देखिए जो कुछ देखना है पूछिए, जो जिससे पूछना है। जिस तरह पाकिस्तान ने आपकी मदद की है, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गुजरात साहब को टेलीफोन करते रहे पहले, और अभी जो है जंजुआ साहब ने टेलीफोन किया है अजीज डोवल को, तो पाकिस्तान ने भी तो आपकी मदद की है। उस तरह की मदद आपने तो कभी पाकिस्तान की नहीं की। नहीं, बिल्कुल। मोदी जी तो आपके वहां घर पे जाकर के मदद की बात करते हैं। के साथ के मेरी ख्वाहिश ये है कि बरे-सगीर में अमन हो जी। और लोग खुशी देखें, तरक्की देखें, बजाय इससे कि हम दोनों आपस में लड़ते रहें। और ये अमन बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए। दोनों देशों की जनता तो अमन चाहती है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी क्या चाहती है ये समझ में नहीं आता है सबका सब। पाकिस्तान की आर्मी ना बोले, इंडिया का मीडिया नहीं चाहता। अच्छा। माजरत के साथ मैं वैसी मजाक कर रहा हूँ। जी 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 बड़ी जी। मेहनत करनी होगी, खलूस के साथ मेहनत करनी होगी, तब अमन आएगा भाई। हाँ हाँ, हाँ, वो खलूस जब तक नहीं आएगा दोनों अतराफ में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। चलिए सबका साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा फोन पे। हमारे साथ हमारे आम आदमी पार्टी के नेता हैं महेंद्र गोयल। महेंद्र गोयल जी, आप कुछ कह रहे थे मदन जी की बात पर, और जो पाकिस्तान ने NIA की टीम को आने से मना किया। देखिए, हम लोग तो पहले भी JIT का विरोध करते रहे थे, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान हर बार जिस भी वार्ता के लिए बैठा है तो हमेशा धोखा दिया, हमेशा पीछे की ओर हटा है। ये हमारा शुरू से ही कहना है। और भारत की आर्मी को, भारत की इंटेलिजेंसी को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इनको बुलाया। हम लोगों ने उस समय विरोध किया, लेकिन उनके घमंड में इस बात के लिए कहीं पे भी दुनिया की कहीं पे बात नहीं सुनी, कहीं पे आपने विपक्ष की बात नहीं सुनी। ये मेरा कहना है इसके। चलिए, कांग्रेस के लीडर हमारे साथ राजेश गर्ग जी में। राजेश जी, कांग्रेस ने पठानकोट में जाकर के भी प्रदर्शन किया था विरोध में कि JIT टीम को कोई जांच करने की जरूरत नहीं है, और आखिर आपकी इसके पीछे आपकी मंशा क्या थी? सर देखिए, पूरी तरह से इस NIA की जो टीम आई थी इसके लिए कांग्रेस ने विरोध किया था। ऐसा पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि कोई पाकिस्तान के ऑफिसर आके इंडिया में इंक्वायरी कर रहे हैं, और उसका नतीजा आपने देख लिया कि उन्होंने जाके हमारी टीम को आने को मना कर दिया। और दूसरी बार इतना सख्त रूप पाकिस्तान की तरफ से आया है कि हमारी बातचीत थी, पीस टॉक्स हमारी होंगी नहीं जी। ठीक है। तो इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कहाँ वो नरेंद्र मोदी जी हैं जो इस बात पे सरकार में आई थी बीजेपी के कटे हुए सिर वापस लाएंगे, पाकिस्तान से टॉक नहीं होगी, जिस ढंग से कांग्रेस बैठ के बिरयानी खिलाते थे पाकिस्तान के नेताओं को। आप इस बात का क्या आपके पास जवाब है? आप कश्मीर से घुटने टेकते 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 जो है लाहौर तक चले गए, बिना बुलाए आप शादी में गए, बिना देश में बताए आप चले गए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। और उसके बाद आप जो है वहां जाके JIT की टीम को इंडिया में इनवाइट करते हो, वो जगह को देखने के लिए जहाँ इंडिया का कोई आम तो क्या खास आदमी भी नहीं जा सकता। चलिए, शहीद साहब से एक सवाल भी कर लेते हैं। सबका शहीद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब से मिलने जाते हैं पाकिस्तान, और बहुत सारी बातचीतें होती हैं अमल करने के लिए, ये आतंकवाद की बात हो या फिर शांति व्यवस्था की बात हो, और उसके बाद हमला होता है पठानकोट पर। उसके बावजूद पाकिस्तान को सबूत दिए जाते हैं, पाकिस्तान की ओर, सरकार की ओर से कहा जाता है कि JIT भारत आएगी, भारत तो उसको भी आने देता है। तो आप इस प्रक्रिया को पाकिस्तान की सरकार बढ़ने क्यों नहीं देना चाहती है? उच्चायुक्त अब्दुल बासित कहते हैं कि शांति प्रक्रिया तो पहले से ही भंग है और एकदम स्थगित है, बातचीत हो ही नहीं, शांति प्रक्रिया तो चल ही नहीं रही है। पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक गतिविधि नहीं है। अब्दुल बासित साहब सुन पा रहे हैं क्या? शहीद साहब, सबका शहीद साहब, चलिए, हमारा संपर्क सबका शहीद साहब से टूट गया है। जी, मैं जगदीश जी का बात के जवाब देना चाहूंगा। महेंद्र जी, एक मिनट, चलिए बोलिए जी, संक्षिप्त। जी जी जी। जगदीश जी ने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, राजेश गर्ग
राजेश जी। राजेश मेरी जी बात ने सर बीच में रह गई थी, मैं कोई तो बात अगर नहीं, पहले कोई बात मुझे नहीं, दे आपकी तो बात का जवाब दे दूं मैं। हाँ, तो आपने कहा कि बेवजह जो है मोदी जी वहां चले गए। देखिए राजेश जी, ये जो समस्या है ये 2 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है 2 साल में खड़ी नहीं हुई है। ये पिछले भैया, 40 साल, JIT पे पिछले बात हो रही है, 40 सालों JIT की समस्या 40 साल में कभी नहीं हुई। हम झेल रहे हैं। कभी दुनिया 40 के- साल से कोई भाई साहब, टीम नहीं पहले बात आई। सुनिए, धैर्य से और सुनिए। एक पहले मिनट, धैर्य एक से बात मिनट, सुनिए। जो आप नहीं 40 तो- साल की बात नहीं, कर रहे हो, आप कुछ भी कहेंगे, पहली मैं बार उसको ऐसा समझ हुआ है नहीं कि आया उसको। पाकिस्तान चलिए, हिंदुस्तान को चलिए, धमका रहा है मदन जी बात कि हम बात नहीं करेंगे, पीस टॉक मैं नहीं आऊंगा होगी। राजेश जी, आपके पास आऊंगा मैं। मदन जी पूरी भाई कीजिए साहब, बात। दुनिया के 90 देश आतंकवाद से जूझ रहे हैं। यूएन ने अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई है कि आतंकवाद की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए, हाथ खड़े कहीं खड़े नहीं करें, ये भी कूटनीति का हिस्से है। कूटनीति का पहली बार देखिए जेआईटी जब यहाँ पर आई थी, उन्होंने माना था कि ये हमारे आतंकवादी पाकिस्तानी, उन्होंने माना था। लेकिन वहां पर ना मिलिट्री की चलती है ना सरकार की चलती है, वहां चलती है अलगाववादियों की, सरकार की नहीं चलती, मिलिट्री की चलती, आतंकवादियों की चलती है। अलगाववादियों की चलती है, जी, उग्रवादियों महेंद्र जी, की। उनकी दुकान इतनी बड़ी है, उनकी जिस समय चाहे वो सरकार पलट दें, जिस समय चाहे वो जनरल बदल दें, उनकी ये तो आपको पहले वो ज्यादा ताकतवर है। हाँ। उन आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए जो वहां की देखिए, जी। जहाँ पे उन्होंने उचित समझा। चलिए, आप इसका सोल्यूशन क्या मानते हैं? युद्ध मानते हैं क्या इसका सोल्यूशन? चलिए महेंद्र जी, अगर हम आप बात ना करें, सबका क्या सही- युद्ध मानते हैं, इसका सोल्यूशन युद्ध मानते जिस समय हैं? सत्ता पाकिस्तान भी पाने से पहले- न्यूक्लियर पावर है। जो आप बात- बताइए जो बात- इसका सोल्यूशन आप बता दीजिए। चलिए हम घर बैठ के- महेंद्र जी, मेरा सवाल ये था मेरी कि बात आप सुनिए। सबका सही, जब आपकी बात पे कुछ कह सत्ता रहे थे। पाने से पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी एक ही बात बोलते थे कि हमारा एक सिर कटा है तो मैं 10 सिर कट के लेकर आऊंगा। वो बातें कहाँ पे गई? युद्ध की बात तो आपसे मैं आपने बताना किया, चाहता हूं। आपके राजेश लोग जी, आप करते बड़े रहे। ये भी इस चली बात गई। का जवाब ले लीजिए आप। जिस समय जैसे कहते थे आज- कि 15-15 लाख नरेंद्र जी, इस बात हर का- आदमी का चलिए अकाउंट के मैं अंदर- आता हूँ पाकिस्तान- महेंद्र जी, आपके पास भी मैं आता हूँ। अभी हमारे पास समय काफी है। मैं महेंद्र जी आपके पास भी आता हूँ, राजेश जी के पास भी आऊंगा, मदन जी आपके पास भी आऊंगा। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक ले लेते हैं और इसके बाद जल्द फिर से हाजिर होते हैं। अब आपका लोकप्रिय चैनल A to Z न्यूज मोबाइल एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और जेआईटी की रिपोर्ट लीक होने के बाद से ही पाकिस्तान की पोल खुलने लगी थी। जेआईटी की रिपोर्ट में पठानकोट हमले को लेकर जो बातें सामने आई, उससे यही लग रहा था कि पाकिस्तान एनआईए के पाकिस्तान दौरे के लिए सीधे मंजूरी नहीं देगा। दरअसल जेआईटी के सदस्यों को लेकर भी भारत में सवाल उठने लगे थे, क्योंकि टीम में आईएसआई के अधिकारी को भी शामिल किया गया था। बावजूद इसके पाकिस्तान की जेआईटी ने पठानकोट का दौरा किया और कई अटपटे खुलासे भी किए। और हमारे साथ मुन्ना राय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुन्ना राय, आपसे जानना चाहूंगा, जो उम्मीद थी वही पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया है। पहले मीडिया में रिपोर्ट लीक की जाती है और उसके बाद उच्चायुक्त अब्दुल बासित सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि शांति वार्ता तो चल ही नहीं रही थी। चलिए आप महेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं एक बात कहना चाहूंगा। चलिए महेंद्र जी की बात पूरी हो जाने दो। जिस समय मैं जेआईटी के अफसरान यहाँ पे आए जी, तो उस समय के अंदर हमारे यहाँ पे आतंकवाद के अंदर शामिल थे जी, इंटेलिजेंसी के अंदर। तो उस समय के अंदर वो व्यक्ति भी आ रहे हैं, तो हमारी इंटेलिजेंसी क्या, मतलब हमारी प्रधानमंत्री की इंटेलिजेंस सो रही थी, क्या उनसे वो राय करना उचित नहीं समझा? और जानबूझ के क्या उनको अपने एयरबेस को दिखाया गया
जी। मैं ये बात भी जानना चाहूंगा। चलिए हम बता देते हैं कि एयरबेस में अंदर जो कि प्रोटेक्शन के तहत जगह आती है वहाँ एनआईए टीम जेआईटी टीम को नहीं ले जाया गया था। आपको बता दूं महेंद्र जी कि केवल वहीं जहाँ तक आतंकवादी घुस पाए थे और एयरबेस में केवल बाहरी इलाके में ही घुस पाए थे। हाँ जी मदन जी कुछ कह रहे थे। भाई साहब ने एक बात कही कि मोदी जी ने एक बात कही थी कि पाकिस्तान को जिस भाषा में समझ में आएगा उस भाषा में समझाएंगे, एक की जगह 10 सिर लेकर आएंगे। आज जितने भी बॉर्डर हैं, जितने सिक्योर आज भारतीय जनता पार्टी के समय में हुए हैं, पहले इतने चाक चौबंद नहीं थे। जितने आज हमने M777 अभी फोर्स तोफ खरीदी है जो हमारे जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए काम आने वाली है। चलिए मैं मदन जी आपका जवाब लूंगा, आपके पास ही आऊंगा तुरंत। हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार आमिर सुहेल जुड़ गए हैं। आमिर, किस तरीके से देखते हैं, भारत ने तो जेआईटी का जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का स्वागत किया था पठानकोट हमलों की जांच के लिए, लेकिन अब पाकिस्तान के उच्चायुक्त कहते हैं कि भारत की एनआईए टीम को आने की जरूरत नहीं है। देखिए मामला कुछ इस तरह हुआ, बड़ा अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया हो रहा था, बड़ी अच्छा एक दूसरे को जेस्चर दिए जा रहे थे, मुलाकातें भी थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चीजें जो है वो रिपोर्ट हुई। वो गुलबशन जो रा के एजेंट हैं उन्होंने जो यहाँ पर गिरफ्तारी हुई और उसमें जो इंकशाफात हुए वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए और खास तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत में नवाज शरीफ साहब वो जिन हालात में यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं उस हवाले से उनके लिए बड़ा मुश्किल था ये फैसला कि इस चीज को जो है वो सामने रखते हुए दोबारा प्रायोरिटाइज किया जाए। जी, लेकिन आमिर सुहेल साहब, अगर टीम जांच के लिए जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नई चीजें हो सकता है सामने आ जाए। पूछना चाहूंगा, जब भारत ने यहाँ पर जेआईटी को बुला लिया तो पाकिस्तान को क्या दिक्कत थी एनआईए को बुलाने में? चलिए हम आमिर सुहेल साहब बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या हालात हैं वहाँ के। जी बताइए बताइए। हालात सामने रखे हैं जो यहाँ पाकिस्तान में यहाँ पर जो हल्के हैं, संजीदा सियासी हल्के हैं जो इस चीज को समझते हैं और पाकिस्तान और भारत के माबैन अच्छे मतलब ज़हन रखते हैं कि ये ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन जो एक मामला और उससे बढ़कर जो सानिया गुलशन इकबाल पार्क लाहौर का हुआ है जी, उसमें भी जो उसके बाद से अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपके वसातत से बताना चाहूंगा कि तकरीबन 10 से ज्यादा जो है वो ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनके राज से जो है वो ताल्लुकात रिपोर्ट हुए हैं कराची में और पंजाब के इलाके में और कोयटा में। तो इस तरह की चीजें हैं। देखिए अगर ऐसा कोई ऐसा सिलसिला होता, अब कुछ ऐसे भी हैं शवाहिद कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में परसों गुज़िश्ता 1-2 रोज पहले अफगान इंटेलिजेंस का जो है वो नुमाइंदा वो पकड़ा गया है जिसके अब कनेक्शन जो है वो भी यही बताए जा रहे हैं कि वो राह से है, वो खुद बता रहे हैं। ये नहीं है कि किसी का कोई प्रेशर है। देखिए अगर ये हकीकत होती इस तरह के मामलात के ऊपर जो है जो यहाँ पर देखा जा रहा है। जी चलिए हमारे साथ से एक बात पूछना चाहूंगा जी कि क्या नवाज शरीफ साहब वहां के मिलिट्री के बस में है या आतंकवादियों के बस में है या राजनीति के तहत मतलब वो अपना राज करना चाहते हैं? आमिर सुहेल साहब, पाकिस्तान की सरकार पर ये आमिर साहब हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि वहां की सरकार को सेना चलाती है, पाकिस्तान की सरकार को, और भारत में सरकार सेना को चलाती है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सेना इसमें आड़े आ जाती है बार बार शांति प्रक्रिया में? देखिए पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान भारत का भी आपने बड़ा अच्छा जो सेना के बारे में बताया जी। सिचुएशन सियासी तौर पर उधर भी इसी तरह है, इधर भी इसी तरह है। नहीं सब वहां पर इधर नहीं है, भारत के अंदर ऐसी पोजीशन नहीं है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा जो है इसमें आगे लेके जाऊंगा, इसी बात को जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। इस हवाले से कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो इक़्तिदार में जब आती है कैबिनेट भारत में जी, उसके बाद के जो फैसले हैं उसमें बहुत सा इंटरेस्ट जो है वो भी रखा जाता है। इस बात को आप तस्लीम करें। इसी तरह यहाँ पर भी ये सूरत हाल है। हाँ अगर आप प्रोपेगेंडा के हवाले से कहें तो ये सवाल आपका बिल्कुल ठीक है कि इस तरह है, तो फिर दूसरी तरफ अगर देखें तो ये इस तरह आपके सामने नजर आएगी चीज आपको। अब देखिए सेना के कंट्रोल में यहाँ पर मियां नवाज शरीफ हैं या नहीं है, लेकिन जो मामलात रॉ के एजेंट के गिरफ्तारी के हवाले से यहाँ पैदा हुए हैं और उसके बाद रिपोर्ट हुए हैं
उस हवाले से जो है वो एक पिच पे जो है वो इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट जो है। चलिए आमिर सुहेल साहब, अब तक पाकिस्तान इस बारे में कोई बहुत तगड़े यानी कि ठोस सबूत नहीं दे पाया है। मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ फोन लाइन पर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मुन्ना राय जुड़ गए हैं। मुन्ना राय, आपसे जानना चाहूंगा कि जो उम्मीद की जा रही थी कि JIT टीम के पाकिस्तान वापस पहुंचते ही पाकिस्तान की तरफ से पलटी मारी जाएगी, यानी कि पाकिस्तान अपने बढ़ाए हुए कदमों को वापस खींचेगा, वैसा ही हुआ है? सही कह रहे हैं आप, ये तो होना ही था। निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये चीजें ऐसी हैं कि देखिए, सबसे बड़ी चीज है सरकार के लिए, अगर आप समझें तो विदेश नीति आप जापान के साथ, रसिया के साथ, अमेरिका के साथ कुछ अलग है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के साथ आपकी जो विदेश नीति है वो बहुत फूंक फूंक करके आपको कदम रखना पड़ेगा। निश्चित रूप से यहाँ पठानकोट का हमला होता है, जो जांच टीम आती है उसमें IS के अधिकारी होते हैं, उसमें सेना के अधिकारी होती है, कौन सी जांच हो रही है ये? निश्चित रूप से एक सवाल कहीं ना कहीं सरकार पे विदेश नीति को लेकर के, खासकर अगर पाकिस्तान के संदर्भ में कहा जाए तो ये एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से झटका लगा है और जिस तरह से वासिद का बयान आया है और ये कह रहे हैं कि NIA की टीम वहां नहीं पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से आप एक तरफ लाहौर में जा करके और पार्टी अटेंड करते हैं और अचानक जाते हैं और फिर इस तरह की वारदातें होती हैं, पठानकोट जैसा हमला होता है और बाद में जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो बनती है और वो यहाँ आ करके लोगों से बातचीत करती है, जो इसमें संलिप्त लोग हैं उनसे बात करती है, वहां जाके बयान बदल दिया जाता है। और आज वासी साहब ने जो बयान दिया अद्भुत था, एक चौंकाने वाला बयान था। इससे साफ परिलक्षित होता है, साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चाहे जितना भी आप समर्थन दे दें, समर्थन ले लें, लेकिन उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसका जो विचार है वो बदलने वाला नहीं है। और इस पर आप एक मौका देते हैं विपक्ष को, निश्चित रूप से तो पाकिस्तान के संदर्भ में अगर कहा जाए कि विदेश नीति हमारी फेलियर होती जा रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राय हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और हमारे साथ अभी आमिर सुहेल हैं जो कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तमाम गेस्ट। लेकिन फिलहाल हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये हमारी चर्चा जारी रहेगी इस मुद्दे पर। जल्द हाजिर होते हैं। अब आपका लोकप्रिय चैनल A to Z न्यूज मोबाइल एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो, दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। फिर से स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और हमारे सहयोगी मुन्ना राय ने कांग्रेस के प्रवक्ता RPN सिंह से बातचीत की, वो भी आपको सुनवाते हैं। नीति पाकिस्तान को लेकर खासकर है, वो मोदी सरकार की फेल नजर आती है। पहले तो मैं समझ सकता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने इस तरह का कदम उठाया है, परंतु ये जो 56 इंच छाती का जो डिप्लोमेसी हमारे प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे हैं, इससे हिंदुस्तान का रोज़ाना सर ही झुक रहा है। हमने पहले भी सरकार को कहा था कि 26/11 में जो दुर्घटना इस देश में बड़ी घटना हुई थी, उसका पूरा सबूत हमने पाकिस्तान को दिया था। पाकिस्तान ने उसके बारे में कुछ नहीं किया। आज आप JIT को बुलाते, दुर्भाग्यपूर्ण था कि जिसने इस देश पे रोज़ साजिश करने की काम किया है, ISI और आर्मी के लोग हम जांच करने पठानकोट आते हैं। उसी समय हमने कहा था इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। और आज पाकिस्तान ने पूरे देश दुनिया के सामने हमारी टीम को जाने से मना किया। और क्या हमें वहाँ से सूचना मिलती है कि पठानकोट का काम हिंदुस्तान की सरकार ने स्वयं किया है। हम जब सत्ता में थे तो हमने इस पाकिस्तान देश को एक आतंकी देश के पिंजड़े में बंद किया हुआ था।
परंतु इस सरकार ने पाकिस्तान को उस पिंजरे से निकालने का काम किया है और आज हिंदुस्तान का सर झुकाने का काम किया है। कतली आकर अपना ही कत्ल जांच करके चले जाएगा और हमारी सरकार देखते रहेगी। अफसोस की बात है आज। तो ये थे आरपीएन सिंह जी, जिनका साफ कहना था कि विदेश मामले में खास करके पाकिस्तान को लेकर के मोदी सरकार कहीं न कहीं फेलियर नजर आती है। अब मोदी सरकार को सोचना होगा कि पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे बढ़ाएं और किस रूप में बढ़ाएं। कैमरामैन अविनाश के साथ मुन्ना राय, A2Z न्यूज़, दिल्ली। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मुकेश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने विपक्ष के विरोध के बावजूद पाकिस्तान से JIT टीम को बुलाया था, लेकिन अब अब्दुल बासित उच्चायुक्त पाकिस्तान के ये कहते हैं कि NIA टीम को आने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं मोदी सरकार का ये दांव कहीं उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ हिरेंद्र, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो नतीजे सामने आए हैं वो ये साफ बताते हैं कि मोदी सरकार की पाकिस्तान को लेकर जो रणनीति थी जी वो विफल साबित हुई है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भले ही प्रधानमंत्री की मंशा कितनी अच्छी हो, भले ही वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं वो निश्चित रूप से भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए और मोदी सरकार के लिए मायूसी भरे तो हैं ही, क्योंकि इससे सरकार को बहुत एम्बेरसमेंट भी होगी। और ये वजह साफ है कि क्या पाकिस्तान को समझने में मोदी जी से प्रधानमंत्री की बतौर प्रधानमंत्री गलतियां हुई या कमजोरी रही या खामियां रही। क्योंकि अगर आपको याद हो तो चुनाव से पहले मोदी जी के ऐसे कई बयान बाकायदा सोशल मीडिया पे वायरल हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ में क्या हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए, उसको जैसे का तैसा जवाब देना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो सत्ता में आए तो उसके बाद उन्होंने एक दूसरी अप्रोच अपनाई। उन्होंने जो है वो नए तरीके से नई रणनीति के साथ काम करना शुरू किया। रणनीति नहीं अपनाना अपने आप में कोई खराब बात नहीं है, लेकिन अब ये तय दिख रहा है कि वो रणनीति नाकाम साबित हुई है। चलिए मुकेश कुमार सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आमिर सुहेल, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ गए हैं। आमिर सुहेल साहब, मोदी सरकार ने विपक्ष की नाराजगी मोल लेते हुए JIT टीम को भारत आने दिया था और अब भारत ने NIA की टीम के लिए मना कर दिया है। ये कहा जा रहा है, ये आरोप लग रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि वहाँ की आवाम तो चाहती है कि दोनों देशों के बीच मधुर संबंध हों, रिश्ते अच्छे हों, लेकिन वहाँ के हुक्मरान नहीं चाहते और सारी राजनीति ही भारत के विरोध पर चलती है पाकिस्तान पर। देखिए, मैं एक बात जो है वो समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ यहाँ के जज्बात जो हैं वो क्या हैं। देखिए, इससे पहले जब ये तय पाया था JIT के हवाले से पठानकोट इलाके के मामले में, तो उस वक्त बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करते हुए माजी में यहाँ पर कुरकुरे साहब जो हैं, जो बम्बई हमलों के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी के दौरान ही उन्हें जो है वो कत्ल किया गया, उसके मुहर्रिकात, उसके बारे में बहुत सी बातें हैं। उसके बाद जो है वो पठानकोट वाला तंजील जो है उनका भी मर्डर हुआ। अब ये चीजें ये वो तानते हैं जो मेरा ख्याल है कि वो भारत से बाहर नहीं जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब आप देखें कि ये अच्छा सिलसिला चल रहा था, बड़े अच्छे माहौल में। यहाँ पर इस सरकार ने भी बहुत सी मुखालफत की, आप जिस तरह मोदी सरकार ने ली है उसी तरह यहाँ पर भी मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये मुखालफत मोल ली, लेकिन स्टैंड किया गया। क्योंकि मैं ये समझता हूँ हमारे जो इंटरनेशनल प्रेशर है, अगला जो आने वाला दौर है, इकोनॉमिक वर्ल्ड है, इकोनॉमिक मामलात हैं, इसमें खास तौर पर जो चाइना का आपने जिक्र किया अभी भाई ने, उसमें ये बिल्कुल ठीक बात है। अब शायद रीजन में इस तरह की गुंजाइश नहीं है कि इस तरह की अग्रेसिवनेस और इस तरह की मदाखलतें जो हैं वो एक दूसरे की जाए। चलिए आमिर सुहेल साहब, हमारे साथ स्टूडियो में 3 पार्टियों के 3 राजनीतिक दलों के नेता हैं और एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, ये जानना भी चाहेंगे आपसे। तो ये महेंद्र गोयल हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, जो सवाल पूछ रहे हैं। जी महेंद्र जी, जब भी चलाना होता है देश को, जो सरकारें चलाती है, हर व्यक्ति का एक ही होता है कि वो हर पहलू के ऊपर शांति चाहता है, अमन से व्यापार करना चाहता है, अमन
के साथ वो रहना चाहता है। लेकिन वहीं के लोग, मैं सोहेल जी से बात पूछना चाहता हूँ, हमारे साथी मित्र भी कह रहे हैं कि इसमें भारत की विफलता हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें पाकिस्तान हारा है या भारत हारा है? भारत ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना प्रयास करा है शांति बनाने के लिए। भाई उनसे क्या पूछोगे इस बात के बारे में? बिल्कुल भाई उनसे क्या पूछ रहे हो? आप कह रहे हो कि भारत के मोदी जी जो विफल हुए हैं। मेरी बात सुनिए, फिर उनसे सर्टिफिकेट मांग रहे हो, आप उनसे सर्टिफिकेट मांग रहे हो, फिर उनसे सर्टिफिकेट मांग रहे हो। वहां के लोगों से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अगली बार वहां तो चुनाव नहीं लड़ने वाले। उसी हिसाब से चलिए राजेश जी एक सवाल मेरा आपसे। राजेश जी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेश जी, मोदी सरकार ने कम से कम एक कोशिश की, महेंद्र जी, मोदी सरकार ने कम से कम एक कोशिश की शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन राजेश जी कांग्रेस ने तो वो भी नहीं किया। किसी भी स्थिति में नहीं है कि भारत को दे दे कुछ। आज भारत राजेश जी जवाब है कि दुनिया को कुछ दे दे। भारत हमेशा ही दुनिया को देता है। भारत से अगर वो संबंध सही बनाता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का फायदा होने वाला है उसमें। भारत जो है इस समय देने की स्थिति में दुनिया मंदी से गुजर रही है। क्या आप हाथ जोड़ के बार-बार हो गया हमसे संबंध ठीक रखो, विफलता हुई है पाकिस्तान की। एक सवाल राजेश जी से कर लेता हूं। ईमानदारी के प्रयास को आप विफलता मत कहिए आप। राजेश जी, मोदी सरकार ने, महेंद्र राजेश जी से एक सवाल कर लेता हूं मैं, कांग्रेस के नेता हैं। राजेश जी, मोदी सरकार ने कम से कम कोशिश की, विफल रहा अलग बात है, कांग्रेस सरकार ने तो बातचीत की कोशिश ही नहीं करी। सब देखिए ऐसा है, कांग्रेस आज़ादी के बाद से आज तक कोई भी जब टॉक होती है तो पिछला एक्सपीरियंस साथ में होता है। पाकिस्तान के बारे में वाजपेयी जी की जो सरकार आई थी, आप अगर याद करोगे, उससे पहले भी वो यही कह के सत्ता में आए थे कि जी कांग्रेस जो है पाकिस्तान से कमजोरी से बात करती है। एक मिनट पहले मेरी बात सुनो भैया, मेरी अरे यार आप हर किसी को भी नहीं बोलने दोगे क्योंकि आपके पास सच्चाई है ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए राजेश बोल रहे थे, चलिए राजेश जी बोलिए जी जी। पाकिस्तान से आप सर्टिफिकेट मांग रहे हो? राजेश जी बोलिए मांग रहे हैं तो वो भी फेल हुआ है, सर्टिफिकेट किसका मांग रहे हैं? राजेश जी, जो जब आगरा समिट हुआ था, आपको याद होगा, उसमें भी आगरा समिट भी फेल हुआ था और उसके बाद कारगिल हो गया था। ठीक है, वो भी एक मुंह की खाई थी। कांग्रेस ने क्या प्रयास किया? कांग्रेस ने आज तक पहली बार ऐसा हुआ है, धोखा देना। कांग्रेस के समय में जितनी हमारी चाइना के पास जमीन गई है, पाकिस्तान के पास गई है, उतनी भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं की। हमने एक भी अपना बंकर, अपनी चौकी नहीं हारी है। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने ही, इंदिरा जी ने, भाई साहब एक बार सुनिए आप, इंदिरा जी ने ही तो इंडिया के मोरल को हटा दिया भैया। आत्मसम्मान खो दिया आपने हिंदुस्तान का, इससे ज्यादा बड़ी आप क्या करोगे? इंदिरा जी ने सिर्फ अटल कभी हिम्मत नहीं हुई थी किसी की, ऐसा है पहली बार पाकिस्तान की हिम्मत हुई है कहने की कि हम टोक रोक रहे हैं इंडिया के साथ पीस टॉक। इससे पहले इंडिया ने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, हम इसके साथ बातचीत नहीं करेंगे। बात रख सके। और पाकिस्तान के जो शासक ब्रेक पर जाने से पहले मैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनसे एक सवाल और लेता हूं अभी। मुकेश जी, कोई भी राजनीतिक दल अपनी कमी मानने को तैयार नहीं होता है। चलिए, मोदी सरकार ने एक कोशिश की, विफल हो गई, शायद और कोशिशें होंगी सरकार की तरफ से, क्योंकि मसले को सुलझाना तो जरूरी है ही। कांग्रेस के शासन के कार्यकाल में कितना संतुष्ट हैं आप? कभी जो भी कोशिशें हुई हैं? देखिए, संतोष के बारे में क्या इसका स्केल बनाए? मान लीजिए आप 10 के स्केल में किसी को 7 नंबर दे देंगे, किसी को 8 दे देंगे, किसी को 6 दे देंगे जी, उससे तो कुछ बात बनेगी, लेकिन मसला हल नहीं होता है कि पाकिस्तान एक बहुत जटिल समस्या है भारत के लिए। अपने जन्म से लेकर के आज तक डायमेंशंस इसके जो आए हैं, पाकिस्तान की बदनीयती सारी दुनिया देख रही है। भारत उसे भोग रहा है, झेल रहा है, कष्ट झेल रहा है, लेकिन देख सारी दुनिया रही है जी। समाधान नहीं बन पा रहा है, नहीं निकल रहा है, ये तथ्य हमारे सामने है। तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे किसी बीमार को हो सकता है कभी आप कोई टैबलेट दे दें, कभी आप कैप्सूल दे दें, कभी आप इंजेक्शन लगा दें, सिरप पिला दें, इसके बावजूद अब वो बीमार तो ठीक नहीं हो रहा जी। वस्तु स्थिति तो यही है, बिल्कुल राइट। अब अगर हम ये कहें कि जिसने टैबलेट दिया था उसने अच्छा काम किया और जिसने सिरप दिया था उसने खराब किया, ये कहना भी उचित नहीं होगा। राजनीति करने वाले लोग उसको राजनीति की नजर से देखेंगे, वो ठीक है। ये कहना उचित नहीं होगा कि मोदी सरकार भारत के हित में नहीं सोचती और कांग्रेस की सरकारें सोचा करती थी, या कांग्रेस की सरकारें नहीं सोचती और सिर्फ मोदी सरकार सोचती है जी। तो ये कहना उचित नहीं होगा। विदेश के मामलों में, विदेशी मामलों में भारत की नीति में उस तरह का कोई भयंकर उतार चढ़ाव नहीं आता। कोशिश की जाती है
कि हमारे आपसी रिश्ते बेहतर हों, हमारा व्यापार बढ़े, हैं, ये सब विदेश नीति का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। लोगों का आना जाना आसान हो, ये सब विदेश नीति की सामान्य चीजें हैं। तो पाकिस्तान के मोर्चे पर ये भारत की बदकिस्मती रही है कि चाहे सत्ता इनकी रही हो या उनकी रही हो, जी, हमें वैसी कामयाबी नहीं मिल पाई जैसी कामयाबी की उम्मीद करके प्रयास किए गए, चाहे इनकी ओर से चाहे इनके पहले वालों की ओर से। चलिए, बिल्कुल मुकेश कुमार सिंह जी आप बने रहिए हमारे साथ, और आमिर सुहेल आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। आपके पास फिर से मैं लौटूंगा और हमारे जो मेहमान हैं स्टूडियो में इनसे भी मैं निवेदन करूंगा, आपके पास भी दोबारा से लौटूंगा। हालांकि पाकिस्तान की ओर से फिलहाल JIT टीम को, NIA की टीम को पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा अब्दुल बासित जो कि उच्चायुक्त हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा है। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। अब आपका लोकप्रिय चैनल A to Z न्यूज़ मोबाइल एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो, दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में, और आमिर सुहेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, वरिष्ठ पत्रकार। आमिर सुहेल, आपकी नज़र में हल क्या नज़र आता है जो दोनों देशों के रिश्ते जो संबंध हैं वो ठीक हों, और क्या हल नज़र आता है आपको? देखिए, अगर मैं जिस तरह हमारे यहाँ पर दोस्त बहस कर रहे थे, बिल्कुल हमारे यहाँ भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब इस तरह के मामलात की बात आती है तो वो इंटरनेशनल मामलात को यकसर भूल जाते हैं कि रीजनल लेवल पर जो तब्दीलियां हो रही हैं, चाहे वो अस्करी हो रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो रही हैं, चाहे कुछ और वायलेंस हो रहा है, इन मामलात में आपको लाजमी इंटरनेशनल और रीजनल मामलात को देखना पड़ेगा। जी, हल ये है कि गुर्बत इधर भी है, गुर्बत उधर भी है। हल सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तेज करने से ही हल होगा। और मेरा ख्याल है कि रीजन में इस वक्त ईरान और चाइना, रशिया, जिस एतबार से, जिस मामलात से पाकिस्तान में जिस हद तक यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उधर भारत में कुछ ऐसे इंटरकनेक्शन, ऐसे मामलात हैं, अफगान ट्रेड वो भी मौजूद है। बिल्कुल। तो अब जरूरत है कि जो इंतहा पसंद सोच है, वो चाहे इंडिया में मौजूद है, वो चाहे पाकिस्तान में मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे दोनों साइड के सियासतदानों को इस तरफ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो अवाम कहीं की भी हो, पाकिस्तान की हो या भारत की हो, लेकिन दोनों ही चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधरें, लेकिन सवाल फिर भी यही उठता है महेंद्र गोयल साहब के ये हल निकले कैसे? इसका हल एक ही होता है कि आदमी का अपना आत्मविश्वास होना चाहिए, हमारे राष्ट्र का अपना एक आत्म स्वाभिमान है, उसके तहत हमें अपनी कूटनीति बनानी चाहिए और उसके अनुसार ही काम करना चाहिए, ना कि अपने घमंड के कारण, अपने अहंकार के कारण गए और वहीं पे जाके सर झुकाया कि आइए आप और आगे हमारी जांच करिए। क्या मतलब था यहाँ पे? और जब आपकी टीम भेजने की बारी आई तो पाकिस्तान वही है कि वही इनकार कर रहा है कि हम आपकी टीम को नहीं बुलाएंगे, जांच के अंदर कोई आपकी जरूरत नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं इस बात के उसमें कह रहा हूँ जी मदन जी केजरीवाल जी सच बात करते हैं, राष्ट्र प्रेम है उनके अंदर, राष्ट्र की बात करते हैं, विदेश प्रेम नहीं करते, वो देश के अंदर रहते हैं, देश की बात करते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, आप दोनों बातों का जवाब है, देश में भी रहते हैं, विदेश प्रेम नहीं करते वो। कोई बात नहीं, मैं आप बात सुन लीजिए। जितने मनमोहन सिंह जी ने विदेशी दौरे करे हैं, उतने ही
मोदी जी भी कर रहे हैं, मगर उनकी मनमोहन अहमियत सिंह जी नहीं ने थी। मनमोहन इनकी सिंह पूरे जी ने मेरी बात सुनिए। आपको दर्शाना क्या चाह रहे हैं? केजरीवाल जी ने क्या कहा कि हमारी विदेश नीति, विकास की बात करते हैं, विदेश नीति खराब हो गई, उसको सम्मान देने की बात विदेश नीति हमारी फेल हो गई। मुक्त दिल्ली की बात सुन करते लीजिए ना, आप हैं चिल्लाइए और मत। आगे भ्रष्टाचार चिल्लाइए मुक्त मत। भारत की बात कर रहे हैं। भाई साहब भ्रष्टाचार पे भी आ जाऊंगा तो उसमें वो मुद्दा कहीं और चला जाएगा। केजरीवाल जी ने कहा कि हमारी विदेश नीति फेल हो गई। पत्रकार जी ने पूछा कारण क्या है, कारण नहीं पता जी। तो आप क्या सिर्फ एलिगेशन आप पहले कहते थे कि एक साल के बाद 10 साल कारण नहीं पता मुझे, कारण नहीं पता जी मुझे, बस एलिगेशन कारण पूरे सर मैं बोल रहा हूँ, कारण पूरे हिंदुस्तान को पता है। आप एक कातिल को बुलाते हो कि भैया तू रिक्वेस्ट करते हो उससे, तू एक्सेप्ट कर। राजेश जी रास्ता क्या था, इसके अलावा रास्ता क्या था राजेश जी? भारत सरकार अगर मना कर देती तो यूएन में भी जाना है, ये मुद्दा यूएन में भी उठता है। सर टीम रास्ता क्या था? टीम को बुलाने के लिए मना कर देना चाहिए था। जब आपके विपक्षी दल हैं, सहयोगी दल ही होते हैं ना, विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष की पूरे जो पार्टी। चलिए आप सुझाव दीजिए, अब सुझाव दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, फेलियर सिर्फ ये नहीं है। आप चाइना में जाते हो, वहां के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हो, ठीक है, अपनी प्रधानमंत्री जी अपनी माता जी से उनको मिलवाते हैं। उसके बाद वो यूएन में जाके वीटो देता है आतंकवादी के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में। यहाँ फेल हो गए। आप यूएस में, आप अमेरिका, आप संयुक्त राष्ट्र में जाते हो, ओबामा के साथ मन की बात करते हो, उसके बाद ओबामा जी खड़ी खड़ी सुनाते हैं। ये जाके नेहरू जी इतने साल पहले की बात कर रहे हो, गहरी हो गई है। आपका फेलियर हर उस पे आपका फेलियर। जनता के बारे में सोचो, जनता के बारे में क्या, देश जनता के बारे में सोचने का आपका हक है। देश के अंदर अमन चैन लाने की बात है। मोदी जी काम ऐसा बता दीजिए जो देश हित में ना हो रहा हो, आप बता दीजिए। लाल किले में हमला हुआ तो आपके राज्य में हुआ, संसद में हमला। चलिए हमारे साथ मुकेश कुमार सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मुकेश जी, पठानकोट में हमला हो रहा है। चलिए मैं मुकेश कुमार सिंह जी के पास चलता हूं। मुकेश कुमार जी से जानता हूं कि अब मुकेश कुमार सिंह जी आपको क्या लगता है अब भारत सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए? राजेश जी मैं आता हूं आपके पास भी, आता हूं आपके पास आता हूं, मैं आता हूं आपके पास भी। मुकेश कुमार सिंह जी से पहले समझ लेते हैं। मदन जी मैं आता हूं आपके पास भी, आप तीनों के पास आता हूं, मैं एक एक करके तीनों के पास आता हूं। पहले मुकेश कुमार सिंह जी से समझ लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। चलिए महेंद्र जी मैं आपको रोकूंगा अभी, राजेश जी आपको भी रोकूंगा। मुकेश कुमार जी से समझ लेते हैं। मुकेश कुमार जी आपसे जानना चाहूंगा कि भारत सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए? आपकी सुन रहा था, हमारे पैनल पे बैठे हुए पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने कवच में बैठ करके एक दूसरे पर जिस तरह का हमला कर रहे हैं या करते रहे हैं पहले भी, इससे तो समस्या नहीं निपटने वाली। एक तरीका हो सकता है जिसे अभी तक भारत ने ठोस तरीके से आजमाया नहीं है, और वो तरीका ये हो सकता है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी विदेश नीति को लेकर के आपस में चर्चा करके एक निर्णय तक पहुंचे और फिर उस एक निर्णय को फॉलो करें। उस एक निर्णय में सफल हो या असफल हो, लेकिन देश का यूनाइटेड पॉलिटिकल फेस सारी दुनिया के सामने जाए। बिल्कुल ये जुगत अभी तक हम लोगों ने ठीक से आजमाई नहीं है पाकिस्तान के रेफरेंस में। अगर आप गौर करें, मैं अगर कहें तो इस बात को और इलेबोरेट करूं कि अभी तक हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं उनका सिर्फ एक मकसद रहा है कि जो पार्टी सत्ता में रही है पाकिस्तान को लेकर के उसकी रणनीति में कमजोरी और खामी रही है, लिहाजा पॉलिटिकल गेन करने के लिए उस खामी पर अटैक करो, पॉलिटिकल माइलेज उठाओ। ये एक अभी तक सामान्य नीति रही है। कोई भी पार्टी इसकी अपवाद नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट हो, किसी का भी आप नाम ले लें। अब सवाल ये है कि ये तो नुस्खा हम लोग आजमा के यहाँ तक पहुंच गए, आगे क्या होगा? आज की तारीख में कोई कैसे इसके लिए आसानी से राजी हो जाएगा? आज बीजेपी सत्ता में है, तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टी बीजेपी के विरोध में है वो अचानक ऑल ऑफ अ सडन कैसे इस बात के लिए आसानी से राजी हो जाएंगी कि वो अब बीजेपी की आलोचना करना बंद कर दे पाकिस्तान या चीन की नीतियों को लेकर के। चलिए मुकेश कुमार सिंह जी, ये मुश्किल काम है, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिसे अभी तक भारत ने बड़े पैमाने पर या मुकम्मल तरीके से आजमाया नहीं किया। जी बिल्कुल सही बात कही है मुकेश कुमार सिंह जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुकेश कुमार सिंह जी का ये कहना था।
मदन जी, सदन के अंदर जितने मुकेश भी कुमार व्यक्ति सिंह जी बैठे का ये हैं, कहना बातचीत था कि करें। सारे राजनीतिक दल एक साथ बैठ करके चर्चा करें, तब शायद बात कही विदेश मुकेश जी की बात है। क्या पूर्ण सहमत हूं, भारत पूरी बात सरकार से इस सहमत ओर करता कदम हूं। बढ़ाएगी? इस बात की सराहना अभी ब्राजील में जाकर मोदी जी ने भी कहा कि पिछले 40 वर्षों से हमारी इस विपक्ष की पार्टियां, सभी दलों ने ये आवाज उठाई है कि आतंकवादी दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है। दुनिया के 90 देश इससे जूझ रहे हैं, लेकिन जब उनके पैरों की धरती हिली तब लोगों को लग रहा कि दुनिया में आतंकवाद भी कोई समस्या है। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर सभी पार्टियों को लगकर देश के दुनिया के कई देशों को लगकर इस समस्या के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए और पाकिस्तान जैसे देशों को आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए, इंटरनेशनल प्रतिबंध लगाने चाहिए। इसमें ये नहीं कि मोदी जी फेल हो गए और जो है पिछली सरकार वाले हमारे उसके अंदर थोड़े मनमोहन सिंह जी कामयाब हुए थे। आप ऐसे संयुक्त प्रयास से इसको आगे बढ़ना चाहिए और आतंकवाद खत्म करना चाहिए, तभी जाके ये समस्या का हल होगा। और लेकिन अहंकार की वजह से किसी से बात ही नहीं कर रहे। बात ही तो कर रहे हैं भाई साहब, बात ही तो कर रहे हैं। हम तो ज्यादा बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जाके बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब बात कहाँ पे कर रहे हैं आप? हमने वहाँ पे कहीं विदेश में जाके बात कर रहे हैं? अरे इस देश के अंदर भी बैठ के कम से कम यहाँ की समस्या के बारे में बात करें। मैं वही बात कर रहा हूँ, वो विदेश में जाके बात करें, अपने देश के अंदर बैठ के बात करें। आपके देश के लोग क्या चाहते हैं उसके बारे में बात करें। महेंद्र जी, एक ये भी रास्ता हो सकता है कि अगर कोई बुला नहीं रहा है तो अपनी तरफ से सुझाव दिया जा सकता है। तो क्या आम आदमी पार्टी ये रास्ता भी अपना सकती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सुझाव दे रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री को ये सबसे पहले पहल करनी चाहिए कि सदन के अंदर जितने भी नेता हैं या जितने भी सांसद चुने गए हैं या राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और आपके पत्रकार विशेषज्ञ भी, उनकी एक मीटिंग बुलानी चाहिए और उसके अंदर बिल्कुल राजेश जी संक्षेप में। सर, सुझाव जो दिया था, जेआईटी का जो विरोध किया था वो सुझाव ही तो था। और दूसरी बात, पाकिस्तान और चाइना की इतिहास रहा है, उससे सबक लेना चाहिए कि वो बात बात में धोखा देते हैं। तो एक लाइन बना के पिछले अनुभव से सीख के आगे की कोई स्टेप उठाना चाहिए। ये नहीं कि कभी गलती हुई है तो आप मान लो ना कि यार जेआईटी को बुला के हमसे गलती हुई है। बहुत संक्षेप में देखिए, समय नहीं है, विफल हमारी 26/11 में भी विफल हुए हैं, बॉम्बे के ब्लास्ट में भी हमारे विफल हुए। लेकिन आप जो है, चलिए बहुत लंबी हुई है और बहुत सारे सवाल अब भी ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, एक दूसरे पर उछाले भी जा सकते हैं। लेकिन आप लोग हमारे इस खास पेशकश में शामिल हुए, चर्चा की। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, महेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मदन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब भी सवाल यही उठता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से बार बार अपने बढ़ाए हुए कदमों से पीछे हटता है, अपनी कही हुई बात को नकारता है, उसके बाद भारत सरकार अब अगला कदम क्या उठाएगी? हालांकि आतंकवाद से दुनिया के 90 से ज़्यादा देश जूझ रहे हैं और अब बड़े देश भी इसकी चपेट में आ गए हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस समस्या का समाधान कहां जाकर के निकलता है। फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज। हीरेंद्र राठौड़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।